आज का दंगल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई बीजेपी की हार पर मंथन को लेकर है। खासकर उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर हार को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जिस अयोध्या का आंदोलन और प्रभुराम के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है, वहां 17,500 करोड़ की विकास योजनाओं और भव्य राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी अपनी सिटिंग सीट आखिर क्यों गंवा बैठी? समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और लोकतंत्र बचाने जैसे मुद्दे पर उन्हें वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी में कुछ नेताओं का मानना है कि झूठे मुद्दों पर भ्रम फैलाकर विपक्ष ने वोट बटोरे और कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि टिकट बंटवारे में हुई चूक का असर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ा और भीतरघात भी एक बड़ी वजह रही। नतीजा ये रहा कि अयोध्या लोकसभा सीट की 5 विधानसभाओं में से सिर्फ अयोध्या विधानसभा को छोड़कर चारों विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 5 से 10 हजार ज्यादा वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या में लोगों के घर और जमीन के मुआवजे नहीं मिले और उसका आक्रोश फैजाबाद समेत आसपास की सीटों पर भी वोटर में देखने को मिला है। नतीजा ये रहा कि पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 9 सीट ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 सीट पर कब्जा कर लिया। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करने वाले हैं, आखिर बीजेपी के साथ अयोध्या में ऐसा क्या कांड हुआ कि पूरा पूर्वांचल हाथ से फिसल गया। हमारे साथ पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बीजेपी के अयोध्या कांड पर दिन भर की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है। ये रिपोर्ट। मोदी जीत गए, बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, तो हारा कौन? क्या उत्तर प्रदेश हारा, अयोध्या हारा, मोदी का नाम हारा या योगी का काम हारा? 4 जून के नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर राम भक्तों तक यही सोच सोच कर हलकान है कि बीजेपी यूपी में कैसे हार गई, और यूपी में हार गई तो हार गई, अयोध्या कैसे हार गई? जो अयोध्या बीजेपी की बुनियाद में है, जिस अयोध्या में 500 साल बाद राम लौटे, जिस अयोध्या के विकास के लिए मंदिर, एयरपोर्ट, हाईवे में अरबों रुपए झोंके गए, सियासत झोंकी गई, धर्म, कर्म, शर्म, मर्म सब झोंक दिया गया, उस अयोध्या से ऐसा सिला क्यों मिला? सियासतदानों की सुनिए तो जितनी मुंह उतनी बातें, जीतने वालों से पूछिए तो वो बताते हैं कि संविधान, लोकतंत्र, महिला, महंगाई, किसान का मुद्दा था। हारने वालों से पूछिए तो वो बताते हैं कि विपक्ष की ओर से फैलाए गए भ्रम और भीतरघात से हार गए। लेकिन दरअसल ऐसा था क्या? सवाल ये भी उठते हैं। संविधान मुद्दा होता तो क्या बीजेपी 240 सीटें जीत पाती? लोकतंत्र मुद्दा होता तो क्या बीजेपी वाराणसी जीत पाती? बेरोजगारी मुद्दा होती तो क्या तीसरी बार सरकार बन पाती? किसान मुद्दा होता तो क्या मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें मिल पाती? महिला सुरक्षा मुद्दा होता तो क्या कैसरगंज में बीजेपी जीत पाती? तो अगर ये मुद्दे नहीं थे तो फिर हुआ क्या? अखिलेश यादव की नजर में स्थानीय स्तर पर हुई नाइंसाफी का खामियाजा फैजाबाद सीट पर बीजेपी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव के दावे में कितना दम है, इसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए। ये अयोध्या यानी फैजाबाद सीट है। इसके आसपास लोकसभा की 7 सीटें हैं। गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बस्ती, इनमें से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। सिर्फ गोंडा और कैसरगंज में बीजेपी जीत पाई है।
और अगर इन सीटों पर जीत हार के आंकड़ों पर नजर डालें तो और हैरानी होती है, क्योंकि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हराया। बाराबंकी में तनुज पुनिया ने बीजेपी की राजरानी रावत को 2,15,000 वोटों से हराया। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया। सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद ने बीजेपी की मेनका गांधी को 43,000 वोट से हराया। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा ने बीजेपी के रितेश पांडे को 1,37,000 वोट से हराया। बस्ती में राम प्रसाद चौधरी ने बीजेपी के हरीश द्विवेदी को 1,00,000 वोट से हराया। जीत हार का इतना बड़ा अंतर किसी एक मुद्दा विशेष के असरकारी हो जाने से तो मुमकिन नहीं लगता। तो क्या हारने वालों की दलीलें मानी जाए या जीतने वालों के दावे? ये जीत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने जन समर्थन देकर जीत कराई है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासी शिकस्त की गुत्थी सुलझाना उतना भी आसान नहीं है, क्योंककि फैजाबाद अयोध्या ही नहीं पूरे यूपी में बीजेपी के वोट में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 2019 में बीजेपी को यूपी में 49.98% वोट मिले। इस बार उसमें करीब 8.5% की गिरावट आई और वो 41.37% पर आ गया। इस 8.5% वोटों की गिरावट में 26 सीटें लुढ़क गईं। दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 18.11% वोट मिले थे, जिसमें 15% की बढ़त के साथ इस बार 33.59% वोट मिल गए। सीटें बढ़ गईं 32 और कांग्रेस की बात की जाए तो पिछली बार 6.36% वोट मिले थे, जिसमें 3% की बढ़त हुई और सीटें बढ़ गईं 5। ऐसा क्यों हुआ, ये तो बीजेपी वाले समीक्षा करके ही पता लगा पाएंगे, लेकिन पब्लिक को जो समझ आता है उसमें 3 बड़ी बातें दिखती हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया। सीट बंटवारे में तालमेल से एक मुश्त वोट मिले। संविधान लोकतंत्र वाला मुद्दा SC ST OBC वोट बैंक को क्लिक कर गया। ऊपर से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और टिकट बंटवारे में भूल का फायदा इंडिया को मिला। फिलहाल बीजेपी सरकार गठन और सहयोगियों में विभाग बंटवारे के खेल में उलझी हुई है। एक बार सरकार की गाड़ी चल जाए तो बीजेपी ये भी पता लगा पाएगी कि यूपी में बीजेपी का ये हाल क्यों हुआ और राम के नाम की राजनीति को अयोध्या ने क्यों नकार दिया। आज तक ब्यूरो। जिस मुद्दे पर देश भर में चुनाव लड़ा, आखिर वहीं की जमीन की हकीकत नब्ज क्यों नहीं पहचान पाई बीजेपी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं RLD के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्यों हारे अयोध्या, क्या मंथन चल रहा है? जिस राम के मुद्दे को लेकर देश भर में आप लोग पहुंचे, वहां पर इतनी बुरी हार प्रेम शुक्ला जी? देखिए, अयोध्या और अवध दोनों के सारे जो है जनता जनार्दन को प्रणाम है। अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी को वनवास पे भेज सकती है। अयोध्या जो है सीता जी को, सीता मैया को जो है उनका निर्वासन कर सकती है। तो अयोध्या के वासी तब भी प्रणम में रहेंगे, अवध तब भी प्रणम में है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और उसकी सेवा करेंगे। जिस समय जो है रामलला, श्री रामलला को बाबर के कलंक से मुक्त कराया गया था, उस 1993 में भी इसी तरह से
अवध और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को पराभव का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम फिर लौट कर आए। उस वनवास की अवधि भी समाप्त हुई और अयोध्या के वासियों के कल्याण की कामना के साथ सतत काम करने का जो संकल्प है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा हुआ। अयोध्या का जिस तरह का कल्याण, आप ही आज तक के ही रिपोर्टर जो हैं अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि किस तरह से अवध और अयोध्या का विकास किया गया। इसके बाद भी अगर जनता जनार्दन को हमारी परीक्षा लेनी है, अयोध्या वासियों को हमारी परीक्षा लेनी है, तो उस परीक्षा लेने के उनके अधिकार को प्रणाम। सिर्फ अयोध्या वासियों ने परीक्षा नहीं ली ना, उसके आसपास की सटी हुई जितनी भी सीटें हैं, 7 सीटें, उनमें से सिर्फ 2 पर आपको जीत मिली है, बाकी सब समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। मैं पूरे अवध की बात कर रहा हूँ। आसपास भी पड़ा है ना। हाँ, पूरे अवध की ही बात कर रहे हैं। अवध की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। हाँ चित्रा जी, अवध की जो सीमा मानी गई है रामायण में, इसकी जो सीमा है वशिष्ठ जी ने, वाल्मीकि जी ने जो सीमा बताई है, अयोध्या को केंद्र में रखकर 90 कोस, तो 90 कोस का मतलब 300 किलोमीटर के आसपास की चारों दिशा पकड़ लीजिए। तो हमको निश्चित तौर पर जो है अवध की धरती ने एक बार फिर हमसे परीक्षा ली है। क्या आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ गया? जनता जनार्दन ये जो 400 पार सीटें हमें चाहिए, लल्लू सिंह आपके सांसद का बयान था, का दुष्कर्म करेंगे। हाँ, आपके ही लल्लू सिंह का बयान था, उन्होंने कहा था 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये वाला मामला आप लोगों को भारी पड़ गया। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, हम जनता के हर जनादेश को स्वीकारते हैं, सर माथे स्वीकारते हैं। हम कोई कांग्रेसी तो है नहीं कि जनता को दैत्य कहेंगे, जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। हम चुनाव आयोग को भी दोष नहीं देंगे। हम जनता को जनार्दन मानकर उसके जनादेश को सिर माथे रखकर स्वीकारते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी के इस बड़ी जीत के पीछे अजीज खान साहब क्या वजह नजर आती है? आप लोग तो बड़े खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। राम का मुद्दा ऐसा था जिस पर बीजेपी को कई बार प्राणवायु मिली राजनीति में, लेकिन इस बार उसको नुकसान का सामना करना पड़ा है। वो भी तब जब जनवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई है और विकास का काम भी हुआ है। अजीज खान जी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा मुद्दा रहा जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया? देखिए चित्रा जी, वो क्या कहते हैं कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं। आज ये जो शेर है, ये बिल्कुल जो है वो बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, नारे दिए थे। आपने एहसास किया कि उसी अयोध्या की बात है, अयोध्या में के आसपास आप कह रहे अयोध्या हारे, अयोध्या के आसपास भी हारे। जनता ने इनके नफरत की राजनीति को नकार दिया। जनता नफरत की राजनीति को नहीं पसंद करना चाहती, वो चाहती विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, और इन्होंने तरक्की किया नहीं, विकास की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ नफरत की बात की। पहली बात। दूसरी बात, इनकी पोल आउट हो गई। कहीं ना कहीं इनके मन में जो थी बात, इनके नेताओं ने भी पहले स्पष्ट किया था, इनकी सोच भी थी, ये आरक्षण खत्म करना चाहते थे, ये संविधान में संशोधन करना, ये संविधान बदलना चाहते थे, तमाम मन में बातें थी। लेकिन जनता ने इनकी बातों को समझते हुए इनकी नेतृत्व को नकार दिया। और सिर्फ अयोध्या में नहीं नकारा चित्रा जी, काशी में के आसपास की जो सीटें हैं, काशी के आसपास की सीटें भी जनता ने नकार दिया। वहां पर भी यही परिस्थिति रही। माननीय मोदी जी साहब दावा करते थे कि 8 से 10 लाख वोट के मार्जिन से वो जीतेंगे। हकीकत क्या हुआ? कई राउंड में वो माननीय अजय राय जी से कई राउंड में पीछे रहे। सोचिए आप कि जो देश का नेतृत्व कर रहा है, बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? वजह साफ है, क्योंकि अब जनता कटुता की राजनीति को नहीं पसंद करना चाहती। जनता चाहती विकास की बात हो, और विकास और तरक्की की बात हो, नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, पीडीए की बात हो। समाजवादी पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात की, सबको साथ में लेकर चलने की बात की। इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। ठीक है, इसको चित्रार्थ किया है हमारे नेता ने। मैं लौट रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी आपके सवालों पर जवाब देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, एक बात का ध्यान, अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी बातों को उन्होंने कोट किया है
एक बात का ध्यान रखें कि पार्टी के एक भी पुराने कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कीप वन थिंग इन माइंड। आगे वो लिखते हैं, यदि आवश्यक हो तो 10 नए कार्यकर्ताओं को अलग किया जाए, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता ही हमारी जीत की गारंटी है। नए कार्यकर्ताओं पर जल्दी भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2019 वाला प्रदर्शन भी बीजेपी दोहरा नहीं पाई है। इसी वजह से अब इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले 18 जीती थी, 2024 में 11 सीटों पर उसकी जीत मिली है। इसी वजह से अब दिलीप घोष जैसे तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ठीक नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है पश्चिम बंगाल में यकीनन पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई और जो लोग नए आए उनके ऊपर भरोसा किया गया। इसी वजह से क्या वहां पर हार का सामना पश्चिम बंगाल में करना पड़ा है बीजेपी को, जिस तरह की वो उम्मीद कर रही थी 22 से 26 सीटें जीतने की, लेकिन 11 पर ही सिमट गई। ममता बनर्जी की पार्टी 31 पर जीत जाती है, कांग्रेस पार्टी को 1 पर जीत मिलती है। कुल 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर दिलीप घोष का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी इस पर जल्दी से एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद संगीत रागी जी, आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दिलीप घोष जी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, जमीन के नेता हैं, उनका अपना कोई अनुभव है तो उन्होंने साझा किया है। और जब हम जीतते हैं तब भी हम जो है उस पर विमर्श करते हैं, और जब हम पराजित होते हैं तो उस पर भी मंथन करते हैं। तो आदरणीय दिलीप घोष जी ने जो बात रखी है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारे संगठन के लोग उनके इस विमर्श पर भी विचार करेंगे। आशुतोष जी, अयोध्या कांड को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या बड़ी वजह रही? राम का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के 6 महीने उस सीट को हार जाना क्या बताता है? देखिए चित्रा, अयोध्या लगातार भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रही है और भारतीय जनता पार्टी उस संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नारा लगा था वहां पे? अवधेश पासी जी ने की तरफ से क्या नारा लगा था? न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। इस नारे के बावजूद भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया, बल्कि अवधेश पासी को जिताया। अवधेश पासी कौन है? एक दलित है। कहां से चुनाव लड़ रहे थे? एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। और लल्लू सिंह कौन है? लल्लू सिंह वो बड़बोले नेता हैं जो कह रहे थे कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के संविधान को बदलना है। अब इन चारों चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। राम के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, उनको राजनीति के केंद्र में लेकर आएंगे, उनको वोट मांगेंगे, तो जनता आपको वोट नहीं देगी। पहली बात, आपने तस्वीर देखी थी कि भगवान राम को उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे थे। दूसरी बात, दलित समुदाय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप उसको समानता का अधिकार न दें। उसके साथ अगर आप अत्याचार करें, अगर आप संविधान बदलने की बात करें, अगर आप आरक्षण बदलने की बात करें, तो भी ये हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 1,50,000 पे आके क्यों टिक गया? अगर वहां मोदी जी नहीं होते, प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो आप समझिए वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कितने लाख वोटों से हारता। यह संदेश है बीजेपी के लिए कि अब यह देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, अब इसको बंद करिए। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है आशुतोष जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? बावजूद भी चित्रा जी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 लाख बात बिल्कुल सही है, तो यही तो सवाल पूछा जाएगा ना। सुन लीजिए, हाँ, अयोध्या की बात हो, देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते हैं या फिर अयोध्या हारे हैं, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहां मैं बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या का के कस्बे जैसा हाल था वहां का। और मौजूदा वक्त में अगर ये सच बात है कि वहां पर लल्लू सिंह हारे हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन जो कामकाज हुए, जो आंखों से देखा गया है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? कामकाज हुआ, उसके बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। या तो जनता बेवकूफ बता रही, जनता को बेवकूफ लोग बनाना है क्या? जनता तो बेवकूफ नहीं है ना। भाई मैं कहता हूं कि काशी में, बनारस में चुनाव के 5 दिन पहले अमित शाह बैठते हैं वहां पे, 16-17 कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, तब उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी बोलिए संगीत रागी जी, चूंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। मलूक नगर साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ, उत्तर प्रदेश में कुछ तो ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने विकास के बावजूद काशी और अयोध्या के बावजूद प्रधानमंत्री का आंकड़ा मात्र 1.5 लाख का हो।
और अयोध्या में भी जो है वो आप हार जाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है, जरूर हुआ है। वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका मंथन देखिए। अब उस पर कई नैरेटिव बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का भीतरघात था, या जातीय आधार पर वोट हुआ, या फिर जो है वो लोग जो है वो नहीं चाहते थे कैंडिडेट का सिलेक्शन, कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारे र्यूमर का जो मुझे मोटा मोटी साफ लगता है वो ये कि जाति के आधार पर दुर्भाग्य से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह जातियों के आधार पर वोटिंग हुई। आप देख लीजिए, अयोध्या के अंदर नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूं उस समय राष्ट्रवाद हावी हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी का हिंदू हृदय सम्राट वो हावी हो गया। ठीक है। इस बार जो हुआ, पासी कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, यादव पहले से तैयार था, मुस्लिम वोट जो है बल्क में पड़ा है। आप देखेंगे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं भाई घृणा नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति घृणा होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करे, तो भाई एक मोबिलाइजेशन तो है ही ना पूरे देश भर में। वो वोट देता ही नहीं है कभी, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूरी बन जाती है। तो आप लोगों की ओर से भी तो ऐसा बयान सामने आता है ना? बयान से पहले भी, बयान जब नहीं होता था तब क्या भारत का मुसलमान वोट कर देता था? क्या नहीं करता था? क्योंकि भारत का मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण उसकी धार्मिक आइडेंटिटी है। वो कोई शिक्षा, वो कोई समस्या, वो कोई बेरोजगारी, वो कोई महंगाई, इस पर वोट नहीं करता है भारत का मुसलमान। ये गलतफहमी मिटा देनी चाहिए। तो अयोध्या में तो 19वीं सदी ही है, नहीं दिया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये गलतफहमी जो है ना, ये जो है वो गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। आप ये मिटा दीजिए। रामपुर का एक चल रहा है ना, रामपुर में तो 535 घरों को घर मिले थे, सारी चीजें मिली थी, और एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं दिया। आप नहीं समझा पाए उनको, आप नहीं समझा पाए उनको। मुसलमानों को कोई समझा नहीं। मलूक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात करें। एक बात जरा समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराया है। मैं कहता रहा हूँ, वो दोनों बातें के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं दोनों बातें स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए। मैं दोनों बातें स्वीकार कर रहा हूँ। अगर आप जाति के आधार पर वोटिंग हुई, कोई एजेंडा के आधार पर वोटिंग नहीं हुई है। एक मिनट सुनिए, आप बोल चुके, मैंने बोला नहीं आपको। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझेंगे, उनकी उंगली पकड़ के चलाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान क्या मोदी ने वो पोस्टर जारी किया था? क्या नरेंद्र मोदी ने वो पोस्टर जारी किया था? एक सेकंड सर, नहीं एक सेकंड सुनिए, संगीत रागी जी, क्या वो पोस्टर मोदी ने जारी किया था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी ने जारी किया, मैं ये कह रहा हूँ कि तो जब जारी नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी राम से बड़े हो गए? मेरी बात सुनिए, बोलिए। क्या बनारस के अंदर कितने लाख वोटर हैं? 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ठीक है। कितने प्रतिशत मुसलमान होंगे? 1.5-2 लाख होंगे। नहीं, 3 लाख मुसलमान है। जहाँ 3 लाख मुसलमान में जो बहुमत जो हिंदू है, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी छिटक चुका है, और हिंदुओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी। अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी 5-6 बार बोल चुके कि क्या मोदी राम से बड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए। वो जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी ने जारी किया था? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आप अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं भाई। तो कहते हैं मैं परिवर्तित हो गया हूँ। प्रधानमंत्री जी अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं। मुझसे बाहर ये कोई और आत्मा आ गई है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए भेजा है। मेरे ही इंटरव्यू में बोला था ईश्वर ने मुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। मलूक नागर साहब, अब आप ही बताइए क्या हो गया? चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से उत्तर प्रदेश में ये स्थिति क्यों बन गई बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? देखिए चित्रा जी, जहां तक बात है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा या आरएलडी जैन जी, जहां एक तरफ हरियाणा लगता है, एक तरफ पंजाब लगता है, जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी भारी जीत हुई है, वहां हम लोग माफी के साथ सर, एक बड़ी खबर आ रही है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, मंडी से उन्होंने चुनाव जीता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ मारा है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वो बोर्डिंग करके फ्लाइट के भीतर दाखिल होने के लिए जा रही थी। उसी समय
चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ये खबर सामने आ रही है, जैसे ही और जानकारी मिलेगी इसके पीछे की वजह क्या है, सीआईएसएफ की जिस महिला ने थप्पड़ मारा है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, क्या वहां पर वजह रही, कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। मलूक नागर साहब अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। जी, और जहां तक बात है पूरे उत्तर प्रदेश की, अयोध्या के आसपास की, जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे थे अरुण गोविल साहब, जिन्होंने राम का किरदार निभाया, और जो लल्लू जी जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जबान फिसली या अपरिपक्वता की वजह से बयान दिया कि 400 के पार हम संविधान बदलेंगे। कहीं ना कहीं मीडिया का इतना बड़ा हाथ रहा, इतने बढ़िया तरीके से वो प्रचार किया। कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ क्या रहा, बोलेंगे तो दिखाया ही जाएगा। हालांकि चित्रा जी खत्म कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आराम से आप बोलिए, ये जरूर रही, लेकिन मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे जैन जी ने और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो बदनाम करने की कोशिश करी, फिर भी मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी कोशिश करी कि उस बात को बढ़िया तरीके से सफाई दे सकें कि अगर बाबा अंबेडकर साहब भी होते तो भी कोई भी संविधान बदला नहीं जा सकता, ना रिजर्वेशन कम हो सकता था। लेकिन कहीं अपरिपक्व जो हमारे कुछ लीडर इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ रहे थे, उनके गलत बयानी का भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ है, के जिसकी वजह से ये कहीं फर्क पड़ा है। भीतरघात भी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही है क्या, खासतौर से उत्तर प्रदेश में? आपको तो पूरी जानकारी होगी मलूक नागर साहब, सच बताइएगा। हाँ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए पूरा एक है। जहां तक इंटरनल बात है, कहीं नेताओं की छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो सभी पार्टियों में होती है, और आने वाले समय में सब चीजों पे जांच। अरे भैया, इतना बुरा हाल हो गया आपका 2014-2019 से, आप कह रहे हैं छोटी मोटी बात होती है। ये छोटी मोटी बात की वजह से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा मलूक साहब। चित्रा जी मलूक जी का पहले जवाब ले लूं मैं। हाँ जी, आने वाले समय में इस चीज पे विचार करके जो इंडिया गठबंधन है, इसकी सभी पार्टियां जहां जहां जिस क्षेत्र में कमजोरियां रही हैं, जहां तक हमारी पार्टी की बात, हम तो 100 के 100% रिजल्ट दिया है, तो इस पे पूरा मंथन होगा और जहां कोई कमी बेसी रहेगी उसको सुधारा जाएगा। कांग्रेस वालों की तरह हम बगैर मतलब के आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, कभी ईवीएम खराब, कभी झूठ बोलना, कभी अफवाह फैलाना, कभी बदनाम करना, अपनी बात से हट जाना, कुछ का कुछ बोलते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी ने कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को कहा है। चित्रा जी हाँ, जल्दी से अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ। बोलिए। देखिए चित्रा जी, मेरा फोन कट गया था, हो सकता मेरी बात आप तक न पहुंच पाई हो। अभी मैं देख रहा था संगीत रागी साहब कह रहे थे, साहब पहले धर्मों के आधार, देखिए इन्होंने पहले धर्मों के आधार में बांटा, अब ये जातीय बात कर रहे हैं, यानी कुल मिला के धर्म और जात की राजनीति। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जो है इनको जो डिफीट दिया है उसकी वजह है नौकरी। इन्होंने नौकरी नहीं दी, इन्होंने झूठ के खिलाफ वोट पड़ा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट पड़ा है, नफरत के खिलाफ वोट पड़ा है। ये इनको नहीं समझ में आ रहा मोटा मामला। पता नहीं कहां से क्या एनालिसिस कर रहे हैं। सच ये है, ये जनता अब चाहती है इस मुल्क का विकास हो, इस देश की तरक्की हो। अब वो जातीय राजनीति नहीं करना चाहती। धर्म के आधार पर आप उसे नहीं बांट सकते, जात के आधार पर उसे नहीं बांट सकते, और जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज है उसके हक को आप नहीं मार सकते। उसके हक को आपको देना पड़ेगा। आप हक मार के ऐसा नहीं हो सकता है कि आप राज करें इस देश में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कह रहे थे कि साहब छोटी मोटी घटना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है मलूक नागर साहब। देश को आपने बहुत विजन दिया था, ख्वाब दिखाया था, और जनता के साथ धोखा किया है आपने। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मैं बस बहुत छोटी सी टिप्पणी है कि अतीक अहमद जो है वो सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं इनके लिए। मुख्तार अंसारी इनके लिए सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। जितने गुंडे और बदमाश जो है वो सेकुलरिज्म के इनके लिए प्रतीक हो जाते हैं। ये कौन सी ये बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है कि वहां पर जाति कार्ड जो है वो बाकी सारी चीजों पर हावी रहा। जातीय समीकरण बिठाने में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से बेहतर साबित हुए। लल्लू सिंह की टिकट काटने के लिए वहां के कार्यकर्ता बहुत दिनों पहले से बात कर रहे थे, उनको नहीं काटा गया। मैंने कहा ना, मैंने यही बात कहा, बहुत सारे ऐसे टिकट दिए गए जिनको वहां पर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। फिर भी मैं मानता हूं कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई हैं
जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में ये दिन देखना पड़ा है। ठीक है। आप मुस्लिम महिलाओं को कहते हैं कि ये गारंटी कार्ड है राहुल गांधी की। अरे भाई, वो गारंटी कार्ड लेकर के सारे मुस्लिम महिलाएं यहाँ जाकर के तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी इसको बताइए जो आप यूपी में हारे नहीं हैं। अब आप राहुल गांधी फिर लेके आ गए आप लोग। यूपी में ही वो गारंटी कार्ड लेकर गई थी महिला लखनऊ में, यूपी में ही गई थी। 1 लाख खटाखट सुन लीजिए, इतना बड़ा झूठ और फरेब से आप दिखाइए, आशुतोष जी को दिखाइए। सुन लीजिए, अब सुनिए, अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह ने आरक्षण, अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अगर वो हिंदुत्व छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के और जातियों के आधार वोट कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? वो क्या उनके भगवान नाम में आस्था नहीं है? वो भाई, वो जाति के आधार, जाति उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई है। महत्वपूर्ण, भगवान राम महत्वपूर्ण, जानते हुए भगवान राम महत्वपूर्ण नहीं उनके लिए। ये जानते हुए कि वो भुगतेंगे इसका, भगवान राम हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो भुगतेंगे, आपके कहने जानते हुए कि आपके कहने का मतलब ये है कि फिर तो आप सही कह रहे हैं कि भगवान राम हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण। आप यही कहना चाहते हैं ना कि जाति। अरे भाई, आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। अरे आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था? आप बताइए ना किसने बनाया था? आप एक पोस्टर लेकर अटक गए हैं। अगर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड सुनिए आशुतोष जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, ठीक है? हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। यकीनन समाजवादी पार्टी का अभूतपूर्व शानदार प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश का, इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शानदार प्रदर्शन है, इनकार नहीं किया जा सकता।